बच्चों लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को क्रेडिट कंट्रोल कराया था और आज हम लोग करने वाले हैं क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट कंट्रोल एंड क्रेडिट क्रिएशन का क्रेडिट कंट्रोल और क्रेडिट क्रिएशन का बहुत इंपॉर्टेंट नाता है बेटा। अगर हमारी इकोनॉमी में क्रेडिट ज्यादा हो जाता है, मनी ज्यादा होती है, तो हम किसी भी टूल्स की हेल्प से मनी के फ्लो को रिड्यूस कर सकते हैं। आप लोगों आ रहा हूं बेटा, देखो अभी नहीं कराया, सेंट्रल बैंक था बेटा, फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक कराया था मैंने। सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, लास्ट क्लास में मैंने जो कराया था वो सेंट्रल बैंक का एक फंक्शन क्रेडिट कंट्रोल। आज हम लोग कवर करने वाले हैं बेटा, क्या कवर करने वाले हैं? क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट कंट्रोल और क्रेडिट क्रिएशन। तू लास्ट क्लास में नहीं आई ना? वही मैं कह रहा, कोई ना कोई अच्छा फिर से घूमने गई थी। चलो बेटा एंजॉय कर, क्या ही रखा है। देखो भाई, क्रेडिट कंट्रोल मैंने करा दिया था जिसमें बहुत सारे रेट्स आपको बताए थे, बहुत सारी चीजें बताई थी, जैसे बेटा बैंक रेट, रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, सीआरआर, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, मार्जिन रिक्वायरमेंट, मॉरल सोल्यूशन, सेलेक्टिव क्रेडिट्स, बहुत सारी चीजें क्रेडिट कंट्रोल बताया था। आज की क्लास में जो स्टार्ट करने वाला हूं वो कराने वाला हूं क्रेडिट कंट्रोल नहीं बल्कि क्रेडिट क्रिएशन। सभी के जहन में एक क्वेश्चन आना चाहिए, सर कमर्शियल बैंक हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे मनी फ्लो को बढ़ाने का काम करता है, जो क्रेडिट कंट्रोल है वो आरबीआई नहीं बल्कि कमर्शियल बैंक के थ्रू करा जाता है। बेटा बात आती है कि आखिर ये क्रेडिट क्रिएट कैसे होता है, आखिर ये कमर्शियल बैंक पैसा कैसे बनाता है, इस बात को हम समझते हैं, इसका पूरा एक प्रोसेस है। बेटा क्रेडिट क्रिएशन करने के लिए कुछ छोटी छोटी बातों का समझना बेहद जरूरी है। सबसे पहले तो इस क्रेडिट क्रिएशन के लिए आपको दो अजम्पशंस करनी पड़ेंगी। अजम्पशंस का मतलब सबको मालूम है, कुछ फैक्ट्स हैं जो मानने पड़ेंगे ड्यूरिंग द क्रेडिट क्रिएशन। पहला फैक्ट मानना है कि जो हम लोग क्रेडिट क्रिएशन पढ़ रहे हैं वो सिंगल बैंकिंग सिस्टम में पढ़ रहे हैं। बेटा सिंगल बैंकिंग सिस्टम का मतलब है कि हमारी पूरी कंट्री के अंदर एक ही अपेक्स फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी कंट्री की मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का काम करता है। मतलब सबसे पहली अजम्पशन है देयर इज सिंगल बैंकिंग सिस्टम इन द एंटायर इकोनॉमी, राइट। पॉइंट नंबर सेकंड, जो दूसरा अजम्पशन लेना है वो ये है, ऑल ट्रांजैक्शन मेड थ्रू कमर्शियल बैंक। बेटा दूसरी अजम्पशन मुझे ये मानना है कि जितने भी लेन देन होंगे कोई कैश नहीं होगा, सब कोई बैंक के थ्रू ही एक दूसरे का क्या करेगा, पेमेंट करेगा। कोई डायरेक्ट कैश को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ना ही कोई देगा। मतलब इसकी दो अजम्पशन के बेसिस पर क्रेडिट क्रिएशन पूरा टिका हुआ है। मैं आपको पहले कुछ बातें बता दूं, शायद आप लोगों ने समझा था, मैंने दो रेट्स बताए थे, एक होता है सीआरआर और एक क्या होता है बेटा, सीआरआर क्या होता है? व्हाट इज सीआरआर? कंपलसरी देना होता है, मतलब कौन देता है? कमर्शियल बैंक। किसको देता है? सेंट्रल बैंक को। और एसएलआर क्या होता है? अपने पास रखता है। दोनों रेट्स मालूम है बेटा। जब सीआरआर और एसएलआर मिल जाते हैं तो एक नई रेट बन जाती है, दैट इज एलआरआर। एलआरआर का मतलब होता है लीगल रिजर्व रेशो, मतलब इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो हर एक कमर्शियल बैंक को दोनों रेट मेंटेन करने पड़ते हैं। आइए हम लोग एक प्रोसेस के तहत समझते हैं। सपोज दैट बैंक में डिपॉजिट्स हुआ, आपको मालूम है जो बैंक में डिपॉजिट्स होता है बैंक को कुछ ना कुछ क्या मेंटेन करना पड़ता है बेटा, रिजर्व्स। और जो अमाउंट बच जाएगा वो जनरल पब्लिक को क्या दे सकती है, लोन दे सकते हैं। ये तो एक जनरल टेंडेंसी है, बैंक के पास कुछ भी पैसा आएगा तो भाई साहब वो कुछ पैसा अपने पास रखेगा और बाकी का पैसा एक पब्लिक में दे सकता है। मैं यहाँ पर एक छोटी सी चीज मान लेता हूँ, राउंड, मतलब कोई कितनी बार आया कितनी बार गया। बैंक में मान लो फर्स्ट राउंड में हम लोगों ने जो डिपॉजिट करा वो कितना करा बेटा, 1,000 रुपए जमा हुआ। ये 1,000 रुपए एक तरीके से हमारी प्राइमरी डिपॉजिट है, इनिशियल डिपॉजिट है। बैंक में पहली बार 1,000 रुपए जमा हुआ और मैं ये मान के चल रहा हूं कि हमारा जो लीगल रिजर्व रेशो है वो बेटा 10% है। कितना है बेटा? 10%। तो 1,000 का 10% कितना हो गया, 100 रुपए। बाकी का बैलेंस कितना बचा, ये 900 रुपए बैंक ने किसी को लोन दिया। ये लोन का घूम फिर के बैंक के पास दोबारा आएगा, क्योंकि मैंने आपको सेकंड एजम्पशन कुछ बताई थी। क्या थी सेकंड एजम्पशन? ऑल ट्रांजैक्शन मेड थ्रू, किसके थ्रू बेटा? कमर्शियल बैंक।
इसके रीजन से वो दोबारा से इनके पास आया। 900 रुपए का 10% रिजर्व कितना होता है? 90 रुपीज। सर डिफरेंस कितने का है? 8110। ये तीसरे राउंड में 8110 आया, तो भाई साहब रिजर्व 81, और यहाँ ये ऐसे ही प्रोसेस चलता रहेगा। बात आती है सर टोटल डिपॉजिट्स कैसे निकालें, कि बैंक में टोटल डिपॉजिट कितना हुआ। तो बेटा टोटल डिपॉजिट को निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला है। टोटल डिपॉजिट्स को निकालने का फॉर्मूला होता है प्राइमरी डिपॉजिट या इनिशियल डिपॉजिट डिवाइडेड बाय क्या बेटा? LR। बेटा बैंक में इनिशियल डिपॉजिट हमने कितना करा था? 1000, और परसेंटेज कितना था? 10, मतलब इंटू 100, 10% था। तो बैंक में जो पैसा जमा हुआ वो कितना हुआ बेटा? 10,000। ये बार बार डिपॉजिट करने के पास बैंक के पास जो टोटल डिपॉजिट्स आएगा वो 10,000 आएगा बेटा। 10,000 का 10% कितना होता है? 1,000। ये रिजर्व बन गया, और बाकी का लोन कितना दिया होगा? इस तरीके से कमर्शियल बैंक वाले पैसे को क्रिएट करते हैं। ये तो मैंने केवल एक छोटा सा एग्जांपल कितने रुपए का देके बताया। ऐसे 1,000 करोड़ बहुत सारा पैसा इकोनॉमी में घूमता रहता है, और बैंकिंग, हाँ नहीं, इनिशियल डिपॉजिट जो है वो रिजर्व के इक्वल आ जाएगी, राइट। तो ये छोटा सा मैकेनिज्म है जिसके बेसिस पर कंट्री या कमर्शियल बैंक पैसे को क्रिएट करते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का आता है। ऊपर हेडिंग डालो, एक एक पॉइंट हम लोग लिखेंगे क्योंकि एग्जाम में डैम श्योर क्वेश्चन आएगा। ऊपर हेडिंग डालना, क्वेश्चन आएगा। क्या करा रहा हूं? हाँ मैं दोबारा समझाता हूं, अभी रिपीट कर रहा हूं, पहले नोट करो। पहले सभी नोट करना, फिर जाते जाते रिपीट कराऊंगा। ऊपर हेडिंग डालो, लिखना बेटा क्रेडिट क्रिएशन। लिखें, थ्रू द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन, थ्रू द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन, इसको मैं पक्का 2-3 बार कराऊंगा क्योंकि बहुत वैल्यूएबल क्वेश्चन है। थ्रू द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन, कमर्शियल बैंक आर एबल टू क्रिएट क्रेडिट। कमर्शियल बैंक्स आर एबल टू क्रिएट क्या बेटा? क्रेडिट। commercial bank are able to create credit which is in far of excess of लिखना, सॉरी, which is in far excess of initial deposit, जो बेटा शुरुआती डिपॉजिट से बहुत ज्यादा पैसा क्रिएट कर देता है। और ये सारा क्रेडिट क्रिएशन किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है बेटा? रेट ऑफ क्या? LRR। इसका रोल क्या है बताऊंगा। उसके बाद लिखना अजम्पशन। इस क्रेडिट क्रिएशन के अजम्पशंस क्या है? ऊपर हेडिंग डालकर लिखना अजम्पशंस। सर लास्ट लाइन रिपीट कर देना बेटा। लास्ट लाइन ये थी विच इज इन फार एक्सेस ऑफ इनिशियल डिपॉजिट, विच इज इन फार एक्सेस ऑफ इनिशियल डिपॉजिट। लिखे बेटा अजम्पशन, 2 ही अजम्पशन है। पहली लिखना the entire commercial banking system, the entire commercial banking system is one unit in term of bank, is one unit in terms of क्या बेटा? बैंक। बैंक के रूप में एक सिंगल यूनिट है, मल्टीपल नहीं है, एक सिंगल बैंकिंग सिस्टम पढ़ा रहा हूं। पॉइंट नंबर 2 लिखें, all receipts and payment in the economy, all receipts and payment in the economy, point number 2, all receipts and payment in the economy are rotated through commercial bank. All receipts and payment in the economy are rotated through commercial bank। मतलब भाई साहब मैंने केवल 2 अजम्पशन बताई है भाई। पहली अजम्पशन कौन सी है? कि देयर इज सिंगल बैंकिंग सिस्टम, सिंगल बैंकिंग सिस्टम। और दूसरा, सभी लेन देन किसके थ्रू होगा? कोई बंदा कैश पेमेंट किसी को नहीं देगा। मैं इसी बात, हाँ मतलब जितने भी बैंक्स है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही बैंक के अंदर लोग डिपॉजिट कर रहे हैं वहीं से विड्रॉल कर रहे हैं। सिंगल बैंकिंग सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि एक्सिस बैंक है, फिर दूसरा बैंक है, फिर तीसरा बैंक है। हम ये ज्यूम करेंगे सब कौन सा बैंक है? एक ही कमर्शियल बैंक है, क्योंकि मल्टीपल 2 सिस्टम होते हैं, मल्टीपल बैंकिंग सिस्टम और सिंगल बैंकिंग सिस्टम। तुम्हारे सिलेबस में क्या है बेटा? सिंगल। लिखना बेटा, एक एग्जांपल लिखिए। नहीं है ये अजम्पशन, जब ही तो मान रहे हैं। लिखना बेटा, लिखें द डिपॉजिट हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक। नहीं हाँ, एक नेक्स्ट लाइन से लिखो, एग्जांपल बाद में लिखूंगा, एक लाइन मेंशन करना।
द डिपॉजिट हेल्ड बाय द बैंक या कमर्शियल बैंक, द डिपॉजिट हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक आर यूज फॉर गिविंग लोन। ये बात तो आप दिल और दिमाग में सेट कर लो, जो भी बैंक में डिपॉजिट होगा वो किस लिए इस्तेमाल में आएगा बेटा? लोन देने के काम में आएगा। ऐसा नहीं है कि वो अपने पास ही रख लेगा, कुछ परसेंट रिजर्व भी रखेगा और बाकी पैसा वो किसी को यूज्ड फॉर गिविंग क्या बेटा? लोन। लिखना। एंड कमर्शियल बैंक ऑल्सो मेंटेन LRR rate. Commercial bank also maintain LRR rate. ब्रैकेट में लिख लो लीगल रिजर्व रेशियो। LRR rate that is लीगल रिजर्व रेशियो होता क्या है? लिख लो लीगल रिजर्व रेशियो क्या है बेटा? छोटा सा स्टार डाल के लिख लो ताकि कभी आए तो पता हो। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ CRR एंड SLR, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ क्या बच्चों? CRR एंड SLR। CRR एंड SLR वो अपने पास रखता है, वो डिफाइन होता है। अब 10 में से हो सकता है 5% हो, 7-3% हो, 6-4% हो, वो सब रेट कौन डिसाइड करेगा? RBI। लिखें बेटा एक एग्जांपल, अब लिखिएगा। लिखना सपोज प्राइमरी डिपॉजिट इन बैंक, is rupees 1000. Suppose प्राइमरी डिपॉजिट इन बैंक इज रुपीज कितना बेटा? 1000। बैंक में मैंने कितना पैसा जमा कराया है? 1000, 1000 जमा कराया है। एंड LRR इज 10%। एंड LRR इज क्या बेटा? 10%। इट मींस LRR is 10%. It means banks are required to keep. It means banks are required to keep only 100 rupees. Only 100 rupees as reserve. केवल 100 रुपए ही रख सकता है, क्योंकि हमने LRR कितने परसेंट माना है बेटा? 10%। तो 1000 का 10% कितना होता है? 100 रुपए ही रिजर्व रखेगा। एंड रेस्ट अमाउंट लेंड्स टू पब्लिक। और जो पैसा बच जाएगा वो सारा लोन की फॉर्म में किसी को भी दे सकता है। रेस्ट अमाउंट लेंड्स टू क्या बेटा? पब्लिक। एंड दिस प्रोसेस continuously till initial deposit become equal to reserves. And this process continuously till initial deposit equals to क्या बेटा? reserves. The total cash reserve become to initial deposit. मतलब जो हमारा रिजर्व का टोटल होगा वो जब तक करते रहेंगे जब तक ये अमाउंट और इनिशियल डिपॉजिट एक दूसरे के क्या ना आ जाए बेटा? इक्वल। इतना ज्यादा हम क्रेडिट क्रिएशन कर सकते हैं। इसके नीचे ये एग्जांपल नोट कर लेना बेटा। ये एक फ्लो चार्ट या फिर एक टेबल की फॉर्म में नोट कर लो कि शुरुआत में राउंड 1 2 3 4 है। उसके बाद बैंक में हमने 1000 रुपये डिपोजिट कराए और हमने ये माना है कि रिजर्व हमारा 10% है और लोन जो है वो बच गया, जो अमाउंट है वो है राइट। 1000 जमा हुआ था, 10% रिजर्व, 900 रुपये बच गया। ये 900 रुपये बैंकर घूम के बाद दोबारा आया, इसने इसका 10% बनाया 90 रुपये। 900 में से 90 माइनस करके 810 रुपये आ गया। या 810 रुपये बैंक के बाद दोबारा आया, 10% 81 माइनस कर लेना यहाँ वैल्यू। ये लगातार चलता रहेगा राइट। तो इस टोटल डिपॉजिट के लिए दिखाता हूं, पहले टेबल नोट कर लो। मंसल क्लियर हो गया होगा बेटा? बोलो। क्योंकि बेटा सारी किसी के लिए लोन होगा तो उससे पहले वो बैंक से ही तो मांगेगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, कोई किसी से कैश के अलावा लेन देन नहीं कर सकता है। ऑल ट्रांजैक्शन मेड थ्रू कमर्शियल बैंक। तो ये पैसा इनडायरेक्टली दोबारा बैंक के पास जाएगा, बैंक वाला उसका बनाएगा रिजर्व। हाँ तो वहीं पे आएगा। ऑल ट्रांजैक्शन मेड थ्रू कमर्शियल, यही वाली है, इसी की वजह से आ रहा है। करो करो शाबाश। ये टेबल हो गया, सबने बना लिया? चलो
रिजर्व की कम कहाँ हो रही है? तो ये सोचना रिजर्व कम क्यों हो रहा है। 100 रुपए से हमने कितना बना लिया? कमर्शियल बैंक तो रिच हो रहा है ना। रिजर्व बढ़ने का मतलब क्या है कि उसके पास नहीं, ये तो डिपॉजिट्स हैं बेटा। ये कम होने से क्या है? टोटलिटी देखेगी ना, हम तो टोटल देखते हैं। टोटल रिजर्व कितना है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 से क्या। अब आप क्या होगा ना, इसके बाद फिर आप लॉस में जाना स्टार्ट कर लोगे। उसका भी एक क्रॉस मैकेनिज्म होता है, वो बताता हूं। लिखिए पहले, ये टेबल हो गया। चलो इसके आगे लिखना बेटा एक फॉर्मूला, छोटा सा फॉर्मूला लिखिएगा। अगर ये टेबल बना लिया, उसी के नीचे लिखना टोटल डिपॉजिट। अगर आपको टोटल डिपॉजिट्स करना है तो कैसे करेंगे? टोटल डिपॉजिट्स को निकालने का फॉर्मूला है, बड़ा छोटा सा फॉर्मूला है बेटा, प्राइमरी डिपॉजिट डिवाइडेड बाय एलआरआर। फॉर्मूला नोट कर लो, प्राइमरी डिपॉजिट डिवाइडेड बाय क्या बेटा? एलआरआर। प्राइमरी डिपॉजिट का मतलब आप समझते ही हो क्या होता है भाई? जो हमने बैंक में पहली बार जमा कराओ, कितने परसेंट था? 10%, मतलब 100 तो 10,000। ऐसे आप लोग टोटल डिपॉजिट निकालते हो। फटाफट नोट कर लो, वो 1/LRR होता है। ये टोटल डिपॉजिट मैं बता रहा हूं। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/ क्या बेटा? करो 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 करो, ये टोटल डिपॉजिट नोट कर लो फटाफट से। और मनी मल्टीप्लायर का मतलब पूछ ले कि क्या होता है, तो मनी मल्टीप्लायर भी लिख लो या क्रेडिट मल्टीप्लायर लिख लो। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/ क्या बेटा? LRR। छोटा सा फॉर्मूला है कि कितने टाइम हमारी इनकम बढ़ी है। यहां पर इनकम कितने टाइम बढ़ी है बेटा, कोई बताएगा मुझे? LRR 1/ क्या था बेटा? LRR। तो LRR कितने था? 10%। मतलब कितनी परसेंट बढ़ा है हमारा? 10 टाइम हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज हो चुकी है। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। फटाफट से नोट कर लो, मनी मल्टीप्लायर या क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/ क्या बेटा? LRR। आपका ये बैंकिंग का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। देखिए अभी एक रह गया है, सॉरी, कमर्शियल बैंक के फंक्शंस रह गए। अभी हम लोगों का कुछ टॉपिक बचा हुआ है, फटाफट से उसे भी आज कंप्लीट करते हैं। सभी ध्यान देना भाई, चैप्टर किस डायरेक्शन में जा रहा है एक बार मैं फटाफट बता दूं। जिस बच्चे ने बैंकिंग की कुछ क्लासेस छोड़ी हैं उसके लिए एक बार मैं जल्दी से रिकॉल कर रहा हूं, ध्यान देना भाई। सबसे पहला टॉपिक मेरा यही था, बैंकिंग क्या होता है। फिर मैंने बताया था सर बैंक क्या होता है। बैंकिंग एक प्रोसेस होता है और बैंक एक फाइनेंशियल क्या होता है बेटा? इंस्टीट्यूशंस होते हैं। और जो बैंक होते हैं वो दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है, एक होता है सेंट्रल बैंक और दूसरा कमर्शियल बैंक। फिर मैंने बताया था आपको फंक्शन ऑफ किसका बेटा? सेंट्रल बैंक के काम क्या है। मैंने बहुत सारे इसके काम बताए थे और लगभग सारे कंप्लीट हो चुके हैं। सबसे पहला मैंने बताया था इशू ऑफ क्या? करेंसी। फिर बैंकर्स टू गवर्नमेंट, एक था बेटा बैंकर्स टू बैंक, एक था लेंडर टू द लास्ट रिजॉर्ट, एक था क्लियरिंग हाउस फंक्शन, एक पढ़ा था क्रेडिट कंट्रोल जो कि 2 क्लासेस में लगभग चला क्योंकि बड़ा टॉपिक था। उसके बाद मैंने आज बता दिया कमर्शियल बैंक के द्वारा किया जाने वाला क्रेडिट क्या बच्चों? क्रिएशन। केवल एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, दैट इज फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। सर आपने बहुत देर से स्टार्ट कर रखा था सेंट्रल बैंक के फंक्शन, अब हम लोग बात कर रहे हैं फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। कोई बच्चा मुझे बताएगा कमर्शियल बैंक क्या काम करता होगा? सेंट्रल के तो आपने बहुत सारे फंक्शन सुने, इसके तो बेचारे के 2 ही सिंपल से काम है। कमर्शियल बैंक जिसलिए काम कर रहा है ना, उसके 2 ही मेन पर्पज है, एक है प्राइमरी और एक क्या है? सेकेंडरी। प्राइमरी फंक्शन में 2 आते हैं, या तो वो लोगों के पैसे को क्या करेगा? एक्सेप्ट कर लेगा, या उनको क्या प्रोवाइड करेगा? लोन। अब एक्सेप्ट करने के लिए भी उसके पास कुछ तरीके हैं बेटा। लोगों से पैसे लेने के 3 तरीके के अकाउंट होते हैं, शायद आपने सुना भी होगा और आप सबके घर में होंगे भी। फेक डिपॉजिट होता है और एक क्या होता है? करंट। तीनों के बारे में जानते हो भाई। ये सेविंग अकाउंट ज्यादातर कौन ओपन करता है? हाउस होल्ड करता है। और इसमें बेटा जो इसका मेन मोटो होता है वो क्या होता है? सेविंग्स करना होता है, ताकि इंक्रीज करता है अपनी सेविंग्स के लिए। और इसमें हम लोगों को विड्रॉल के लिए चेक की फैसिलिटी प्रोवाइड होती है। और इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो भी कुछ थोड़ा थोड़ा मिल जाता है, ज्यादा नहीं मिलता बेटा। अगर एफडी की बात कर रहा हूँ, फिक्स अकाउंट, तो बेटा ये वो होता है जिसे एक हाउस होल्ड और एक फर्म कोई भी खोल सकता है। इसमें बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो सबसे क्या मिलता है? ज्यादा मिलता है। बस केवल विड्रॉल करने के लिए हमें चेक की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं होता, क्योंकि हम इसमें फिक्स टाइम ड्यूरेशन के लिए पैसे को क्या करते हैं? जमा करते हैं। जैसे मान लो मैंने 5 साल के लिए 2 लाख रुपए एफडी करा लिया, तो भाई साहब 5 साल से पहले मैं उस पैसे को विड्रॉल
कर सकता हूं, बट मुझे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इतना ज्यादा नहीं मिलेगा। इसका मतलब मेन पर्पस होता है एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन के लिए मैच्योरिटी पीरियड पे ही टाइम को विड्रॉल को पैसा निकालना। करंट अकाउंट क्या होता है सर? करंट अकाउंट ज्यादातर बिजनेस क्लास बनाते हैं, जिसके बेटा रेगुलर बिजनेस है, रेगुलर कैश फ्लो आ रहा है। जैसे तेजस्वी क्लासेस का भाई क्या होता है, फंड जो भी आ रहा है वो कोई सेविंग अकाउंट में नहीं डालते, हम किस में डालते हैं बेटा? करंट अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं। सबसे अच्छी बात क्या होती है इसमें, विड्रॉल के लिए हमें क्या मिलता है? चेक फैसिलिटी। बट बैंक वाला इसमें हमें क्या प्रोवाइड नहीं करता? रेट ऑफ इंटरेस्ट। वो कहेगा भाई एक दिन में तू 50 लाख भी जमा कर देगा और पता लगे अगले दिन 10 पूरे निकाल भी ले, तो हम तेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हें अकाउंट ओपन करने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा? चार्जेस। फ्री में नहीं करेंगे, तुम्हें पैसा देना पड़ेगा तो ही तुम्हारा ओपन करेंगे। मतलब इस 3 तरीके से हम बैंक में पैसे को क्या कर सकते हैं? डिपॉजिट कर सकते हैं। तो पहले डिपॉजिट पर आता हूं, फिर लोन पे आता हूं। पहले ऊपर हेडिंग डालो, लिखो बच्चों फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। क्या हुआ बेटा, नींद आ रही है? क्यों बेटा, क्या कर रहे थे रात में? मैंने कहा रात में क्या कर रही थी? स्कूल गए? बीमार भी हो रही है? एक पेशेंट, 2 पेशेंट, और अश्मित है 1 पेशेंट, 3। काफी बच्चे हो रहे हैं बेटा। तुम देखो अपना ध्यान रखो भाई, सभी बच्चे दवाई वगैरह टाइम पर लो, नहीं तो पता लगे कभी। जय श्री राम। लिखो, समय खराब है, देखो बोलना नहीं चाह रहा। सब अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। लिखना बेटा, प्राइमरी फंक्शन। कमर्शियल बैंक का पहला पॉइंट क्या था? प्राइमरी फंक्शन। और प्राइमरी फंक्शन में भी ए पॉइंट डालना, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। पैसे को लेना, केवल पैसा लेता है भाई बैंक। एक्सेप्टिंग क्या बेटा? डिपॉजिट्स। लिखना, दे एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, दे एक्सेप्ट डिपॉजिट्स इन सेवरल फॉर्म्स, they accept deposit in several forms according to the requirements. They accept deposits in the several form according to the requirements, according to the requirements of different section of the society, according to the requirement of different section in the society. हर एक बंदे के लिए बैंक ने सुविधा दे रखी है। एक गरीब आदमी बैंक में अपना सेविंग अकाउंट खुलाता है, और सेविंग भी बेटा 2 तरीके के होते हैं, एक पेड होता है और एक क्या होता है? फ्री। जीरो बैलेंस पे भी अकाउंट खुलता है जिसमें आपके कोई चार्जेस वगैरह नहीं लगते, और अगर कोई प्राइवेट बैंक में खोलेगा तो चार्जेबल होता है, और बैंक वाले उसके कुछ फिक्स सैलरी या फिक्स अमाउंट लेते हैं। लेकिन बेटा 3 तरीके का होता है, छोटी छोटी बातें। पहला लिखना, करंट अकाउंट लिख लो। चलो पहले, चलो ठीक है, मुंह मत सड़ाओ बेटा। चलो कर, बड़े चटक हो यार। लिखो बेटा करंट अकाउंट लिखना, करंट अकाउंट डिपॉजिट। बच्चे दुखी बहुत जल्दी होते हैं। करंट अकाउंट डिपॉजिट लिखना बेटा। दीज अकाउंट आर जनरली मेंटेन, बहुत लिमिटेड टर्म, कोई ज्यादा फालतू की कहानी नहीं। दीज अकाउंट आर जनरली मेंटेन बाय, these account are generally maintained by businessmen. These account are generally maintained by businessmen for their daily transactions. For their किस लिए बेटा? डेली ट्रांजेक्शन। उनका डेली का काम है भाई पैसा ला और पैसा जा, तो उसके लिए बैंक कहता है भाई तू पागल कर देगा, कभी भेजेगा कभी नहीं भेजेगा, तेरे लिए एक अलग अकाउंट है जो करंट है बेटा। लिखना, these account are generally maintained by businessmen for daily nature transactions. They can withdraw their amount, they can withdraw their amount through check facilities. They can withdraw their amount through check facilities, and bank do not pay. बैंक कहता है भड़क नहीं पालूंगा भाई, तेरे को मैं कुछ नहीं दूंगा। बैंक do not pay any interest on these account. बैंक do not pay any interest on these accounts. करंट अकाउंट्स पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। बैंक do not pay any interest on these accounts, and they make some charges, and they make some charges for maintaining their transactions, and they make some charges for maintaining their transactions. बहुत बुनियादी सी बात है भाई, सबसे ज्यादा लोग
करंट अकाउंट खुलाते हैं क्योंकि उसकी ट्रांजेक्शन ज्यादा होती है, इसलिए बैंक वाला उन्हें इंटरेस्ट भी पे नहीं करता, क्योंकि ज्यादा अमाउंट होगा तो ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो उनको लॉस हो जाएगा, बल्कि पैसा आपसे लेता है। दूसरा लिखना बेटा, एफडी अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। आप लोगों के पेरेंट्स ने सबने करा रखी होगी बेटा, एफडी हर कोई करा लेता है। उन्हें लगता है एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी वो फंड क्या होगा, काम आएगा, यूज आ जाएगा, नहीं भी आएगा तो रख लेते हैं अपने पास करा के। बट एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट इन दोनों के रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा ही रहता है। डिपेंड करता है, मैंने 2 दिन के लिए करा है फिर तोड़ दिया, मेरे लिए इमरजेंसी 2 दिन बाद। ऐसा कोई डिफाइन नहीं है बेटा, वो इसलिए देते हैं ताकि भाई उसका कोई मिसयूज बीच में ना कर ले, वो सेफ्टी पर्पस के लिए होता, बाकी कभी भी निकाल। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं बेटा, करवा, पिताजी से बोल तोड़ेंगे। आरडी भी होती है, रिकरिंग डिपॉजिट, वो मतलब एफडी से उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट और भी कम मिलता है। लिखना है बेटा, क्या बीच वाला, ऐसे बहुत आजकल प्लान चल रहे हैं, सारी इंश्योरेंस कंपनी अपने कोई ना कोई प्लान चला ही रही है, बैंक बहुत सारे प्लान चलाता है, तो उसका कोई ऐसा नहीं है। ऐसे तो मैं बहुत सारे अकाउंट बता दूंगा, लड़कियों के लिए स्पेशली होता है सुकन्या समृद्धि योजना, अकाउंट खुलता है, लाडली योजना गवर्नमेंट चला रही है, फिर मैं अच्छा ठीक है, मेरे विचारों को मत उड़ने दो बेटा। लिखो एफडी अकाउंट, नहीं तो मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ। लिखो बेटा एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। दीज अकाउंट आर जनरली मेंटेन, these accounts are generally maintained, these accounts are generally maintained by household and firm। कोई भी कर सकता, हाउस होल्ड या बिजनेसमैन कोई भी करे बेटा, इससे फर्क नहीं पड़ता। हाउस होल्ड एंड बिजनेसमैन these deposit carry a high rate of interest, these deposit carry a high rate of interest। सबसे ज्यादा ब्याज और इंटरेस्ट जो मिलता है वो इसी में मिलता है बेटा, क्योंकि मैच्योरिटी पीरियड लंबे समय के बाद होता है, तो बैंक वाले आपको प्रमोट करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा इस काम को करें, ताकि उनको भी बेनिफिट रहे, 5 साल 10 साल से पहले कोई कस्टमर बार बार पैसे के लिए ना आए और वो आसानी से लोन देकर वहां से पैसा कमा सके। लिखना बेटा, क्या लिखो, दीज डिपॉजिट्स कैरिंग हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट and such deposit do not enjoy checkable facilities, and such deposits do not enjoy checkable facility। मतलब इसमें बेटा विड्रॉल के लिए कोई चेक की सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती, बैंक वाले बिल्कुल भी चेक की सुविधा नहीं देते, क्योंकि भाई मालूम है ये निकालने के लिए मैच्योरिटी पीरियड डिफाइन है। such deposit do not enjoy checkable facilities। तीसरे पर आ जाओ, तीसरा क्या था बेटा, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट। सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स, सेविंग अकाउंट भाई बहुत आसान है, लिखें, ये वैसे दोनों का कॉम्बिनेशन ही हो सकता है। लिखें बेटा, दीज डिपॉजिट combined features of both current and FD, current deposit and FD deposits, and स्पेशली मेंटेन बाय हाउसहोल्ड। ज्यादातर इन्हें हाउसहोल्ड, आम जनता, आप जैसे मेरे जैसे लोग खुलवाते हैं। एंड दीज अकाउंट आर जनरली मेंटेन बाय हाउसहोल्ड, दीज अकाउंट आर जनरली मेंटेन बाय क्या बेटा, हाउसहोल्ड, फॉर मोर सेविंग्स इन फ्यूचर, फॉर मोर सेविंग्स इन फ्यूचर, या विद द पर्पज ऑफ सेविंग इन द फ्यूचर, कुछ भी लिखें। इसका मेन उद्देश्य होता है कि सेविंग्स को प्रमोट करने के लिए सेविंग अकाउंट खुलवाए जाते हैं। ठीक है, एक छोटी सी लाइन और लिख लो, क्या, दे कैन बी विड्रॉल थ्रू, किसके थ्रू निकाल सकते हैं हम अपना पैसा, चेक के थ्रू पैसा निकाल सकते हैं। दे कैन बी विड्रॉल थ्रू चेक एंड बैंक प्रोवाइड सम रेट ऑफ इंटरेस्ट। सम का मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा, बट नॉमिनल देता है, ताकि लोगों का विश्वास बैंकिंग सिस्टम में बना रहे और ज्यादा से ज्यादा लोग ये अकाउंट ओपन करके बैंक के पास पैसा जमा कराए, क्योंकि जितना पब्लिक का पैसा बैंक के पास आएगा उतना ही बैंक वाला इन्वेस्टर या बिजनेस हाउसेस को लोन दे पाएंगे, उतना ही प्रोडक्शन बढ़ेगा। राइट, करंट कराते हैं ना, सारे बिजनेस हाउसेस करंट अकाउंट खुलवाते हैं, वो पब्लिक की बात, हाउस होल्ड को प्रमोट करने के लिए। करंट नहीं खुलवाते ना, करंट की लिमिट होती है,
कि इतने का अकाउंट खुलेगा, 1 लाख का अकाउंट खुलवाएंगे तो हाउस होल्ड का 1 लाख तो मुझे साल भर में जमा करना है, तो क्या ही वो लिमिटेड होती है, वो विड्रॉल की लिमिट होती है। ट्रांजेक्शन तो आप कितनी भी कर सकते हो, मल्टीपल कर सकते हो। डिपॉजिट का कोई लिमिट नहीं, विड्रॉल का है। हाँ, और डिपॉजिट का भी एक लिमिट के बाद है, 50,000 से ज्यादा कराओगे तो पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट है, वो लीगल फॉर्मेलिटी जो जनरल होती है, राइट। आइए है बेटा, अब बेटा पूछो एक बार लास्ट लाइन क्या थी। आइए बच्चों, अब मैं बात करता हूं बैंक का दूसरा काम था जिसके लिए बैंक बना, वो क्या था बेटा? प्रॉफिट अर्निंग नहीं, लोन। बैंक एडवांसिंग एंड लोन का काम करता है। लोन भी बेटा बहुत तरीके के होते हैं, केवल आपको 3 ही समझने। एक होता है कैश क्रेडिट, एक होता है बेटा कैश क्रेडिट, दूसरा होता है डिमांड लोन, शायद आपने सुना हो, और एक होता है बेटा शॉर्ट टर्म लोन। 3 तरीके के लोन के बारे में आपको सुनना है। ओवरड्राफ्ट अदर फंक्शन है बेटा, सेकेंडरी में आएगा। मेन फंक्शन इसके 2 ही होते हैं, पैसे को लेना और पब्लिक को पैसा देना। लोन प्रोवाइड करता है, एक्सेप्ट करता है। ऊपर हेडिंग डालना एडवांसिंग ऑफ लोन। बैंक वाला में पैसे 3 तरीके से दे सकता है बेटा। अभी बताऊंगा मैं। शॉर्ट टर्म लोन, हाँ हाँ, प्राइमरी के अंदर है बेटा। प्राइमरी के 2 पार्ट थे, डिपॉजिट और क्या, लोन। एडवांसिंग ऑफ लोन में पैसा डालना बेटा, फर्स्ट पॉइंट डालना कैश क्रेडिट। हाँ बेटा, कैश क्रेडिट, बैंक वाला आपको कैश क्रेडिट की फैसिलिटी देता है बच्चों। कैश क्रेडिट ये करंट बेसिस के बिहाफ पर मिलता है, जैसे शेयर डिवेंचर बॉन्ड्स है ना, उसके बिहाफ पर ये लोन बैंक वाला दे देता है। जैसे मान लो किसी बंदे ने डीमेट अकाउंट खुलवा रखा है और उसके अकाउंट में क्या है बेटा, मान लो 10 लाख रुपए के शेयर पड़े हुए हैं, उसके पास कैश नहीं है बट उसके 10 लाख के क्या है बेटा, तो बैंक वाला क्या बोलेगा, इसका भाई 70% या इसका 80% हम तुम्हें क्या प्रोवाइड कर देते हैं बेटा, लोन। तो इस तरीके के जो लोन होते हैं वो क्या कहलाता है बेटा, कैश क्रेडिट, जो फ्री में नहीं मिला है बल्कि आपकी करंट एसेट्स के बेसिस पर आपको लोन इशू किया गया है। दैट ऑल लोन आर क्या बेटा, कैश क्रेडिट। लिखें छोटी सी डेफिनेशन, कैश क्रेडिट लिखना, इट रेफर्स टू अ लोन, क्योंकि स्टेटमेंट लिखने के बाद आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा। इट रेफर्स टू अ लोन गिवन टू द बोरोवर, it refers to the loan given to the borrower, given to the borrower, given to the borrower against his current assets, against his क्या बेटा, current assets like share, stock, bonds, share, stock, bonds। लिखिएगा share, stock, bonds। A credit limit is sanctioned, a credit limit is sanctioned and the amount is credited, and the amount is credited in his account। credit limit is sanctioned का मतलब है कि भाई 10 लाख की सिक्योरिटी का हम कितने % लोन दे रहे हैं, 70%। उसका पहले से डिफाइन होता है कि इतने के ब्याह पर हम इतना लोन दे पाएंगे, लिमिट असाइन हो जाती है और उतना ही हमें मिलता है। नहीं, ये कमर्शियल बैंक ऑन द बेसिस ऑफ योर सिक्योरिटी डिसाइड करता है। लिखना बेटा, क्रेडिट लिमिट इज क्या बेटा, एस, हाँ, सैंक्शन एंड अमाउंट इज क्रेडिटेड इन द अकाउंट। लास्ट लाइन लिख लो, द बोरोवर में विड्रॉल, द बोरोवर में विड्रॉल, the borrower may withdraw any amount within his limit, any amount, the borrower may withdraw any amount within his limit and interest is charged within his limit, and interest is charged, and interest is charged on the amount actually withdrawal। इस लाइन का मतलब समझाता हूं, and interest is charged on the amount actually withdrawal, right। देखो एक छोटी सी कहानी मैं आपको समझा रहा हूं, पहले समझना। कैश क्रेडिट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा भाई साहब। मान लीजिए पहली बात, कैश क्रेडिट की सबसे पहली बात है, ये किसके अगेंस्ट मिलता है बेटा लोन, करंट एसेट्स के बेसिस पर मिलता है, फ्री में नहीं मिलता। और इसकी बेटा एक क्या कर दी जाती है, क्रेडिट लिमिट डिसाइड कर ली जाती है कि इतने पर हम इतना देंगे। और तीसरी बात, जितना पैसा हम उसका विड्रॉल करेंगे उसी के ऊपर हमें क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट। मेरी बात सुनिए, मान लीजिए करंट एसेट्स शेयर्स मेरे पास 10 लाख रुपए के रिलायंस कंपनी के, बैंक वालों ने बोला है 10 लाख का 70% हम तेरे को लोन दे देंगे भाई,
इसके ऊपर, तो 10 लाख का 70% कितना होता है? 7 लाख रुपीज मेरे को दे सकते हैं, बट मान लो मेरे को रिक्वायरमेंट केवल कितने की है बेटा? 6 लाख की। तो इंटरेस्ट मेरा 7 के ऊपर नहीं लगेगा, बल्कि कितने के ऊपर लगेगा? मतलब जो बैंक ने आपको कैश लोन के फॉर्म में अमाउंट दिया है, जरूरी नहीं है कि बंदा सारा एग्जॉस्ट कर ले, वो कुछ पैसा बचा भी सकता है और चाहे तो पूरा इस्तेमाल करे। वो डिपेंड करता है बंदे की रिक्वायरमेंट, जितना लेगा उसी के ऊपर ब्याज देना पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं देना पड़ेगा। इस तरीके की लोन की फैसिलिटी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? क्या कहते हैं? कैश क्रेडिट। क्लियर हो चुका है? किसी को कोई डाउट है क्या? कोई बच्चा कुछ पॉइंट पूछना चाहे तो पूछ लो भाई। डन। सेकंड लिखो बेटा। कैश क्रेडिट के बाद पॉइंट नंबर सेकंड, देखो समझने पे ध्यान दो बेटा। ये स्टेटमेंट आप बाद में खुद भी लिख सकते हो, केवल इन 3 पॉइंट्स के बेसिस पर पहला लोन टिका हुआ है। पॉइंट नंबर दूसरा लिखना डिमांड लोन। ये ज्यादातर लोग लेते हैं बेटा। क्या होता है डिमांड लोन, बताएगा कोई? मेरे को अभी कुछ दिनों बाद फ्लैट लेना है। करेक्ट। एक कस्टमर बैंक को रिक्वेस्ट करता है, किस लिए? कि भाई साहब मुझे क्या दे दो? लोन दे दो। और उसमें बेटा सैंक्शन लिमिट कुछ नहीं होता है, जो भी अमाउंट इशू कर दिया जाएगा पूरे अमाउंट पे हमें क्या पे करना होता है? इंटरेस्ट। उसको कहते हैं डिमांड लोन, जिसमें कस्टमर बैंक के पास डिमांड करता है फॉर स्पेसिफाइड टास्क। जैसे मान लो मुझे कार खरीदनी है, तो बैंक के पास गया कि भाई कार के बेसिस के लिए मुझे क्या दे दे? लोन दे दे। घर खरीदना है, मुझे नई फैक्ट्री डालनी है, या मुझे किसी को डोनेशन देना है, वैसे देगा नहीं वो। तो इन सारी चीजों के लिए जो पैसा मिलता है उसको हम कौन सा लोन बोलते हैं बेटा? सेकंड डिमांड लोन। लिखे कुछ जैसे अगर कार लोगे तो कार के सारे पेपर किसके नाम होते जाते हैं बेटा? बैंक के। जैसे तुम्हारा 7-5 साल का टाइम ड्यूरेशन निकल जाएगा, फिर आरसी ट्रांसफर किसके नाम होगी? तुम्हारे। अगर अगर तुम घर भी परचेज, बैंक वाले बेवकूफ थोड़ी हैं भाई, घर भी परचेज करते हो तो किसके नाम ट्रांसफर होता है? पहले बैंक। तो वो बेटा एक तरीके का कोलेटरल हो गया, यूज भले हम कर रहे हैं बट नाम किसका है उनका? बैंक का। लिखे बेटा डिमांड लोन क्या है? सोना नहीं है, रोना नहीं है, दोनों बातें याद रखो। डिमांड लोन बेटा, बैंक वाले गंदे नहीं होते, जबरदस्त होते हैं। हाँ बनिए तो होते हैं बेटा, वो बैंक का मतलब ही पैसा हो गया। लिखे डिमांड लोन। डिमांड लोन लिखना, इट रेफर्स टू दोज लोन, इट रेफर्स टू दोज लोन। बेटा कोई बात नहीं, जो दिल में आ रहा है वो लिख दो, गाना भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इट रेफर्स टू द लोन, हनी सिंह, विच कैन बी रिकॉल्ड ऑन डिमांड, which can be recalled on क्या बेटा? demand by bank at any time। बैंक भी मांग नहीं, बैंक से तुम भी किसी टाइम मांग सकते हो, तुम्हारी एलिजिबिलिटी होगी। टाइम बाउंड होता है ना भाई, 5 साल 7 साल, वो तुम्हें पहले एग्रीमेंट में सब बता दिया जाता है कि उतने लिमिट के लिए आप पैसा ले रहे हैं। नेक्स्ट लाइन लिखना, द एंटायर सम ऑफ डिमांड लोन, द एंटायर सम ऑफ डिमांड लोन, द एंटायर सम ऑफ क्या बेटा? डिमांड लोन इज क्रेडिटेड टू द अकाउंट। कभी भी ये किसी को कैश की फॉर्म में नहीं देते, बल्कि क्या कर देते हैं भाई? बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। अगर मैं होम लोन ले रहा हूं तो भाई वो मेरे को पैसा नहीं देगा, वो पेमेंट डायरेक्ट किसकी कर देगा? जिसने बनाया होगा, जिसने घर बना रहा है उस बिल्डर को पैसा दे देगा, और मैं ईएमआई धीरे धीरे करके उनको पे करता रहूंगा। लिखना बेटा, द एंटायर सम ऑफ डिमांड लोन इज क्रेडिट टू द अकाउंट एंड इंटरेस्ट इज पेबल, इंपोर्टेंट लाइन है, एंड इंटरेस्ट इज पेबल on the entire sum, and interest is payable on the entire sum। बात समझ आ गई? पूरे पैसे पर ही इंटरेस्ट देना है, ऐसा नहीं है कि आधे पे दोगे और आधे पे नहीं दोगे। आपसे तो बैंक वाला पहले इंटरेस्ट ही लेता है और बाद में तुमसे क्या लेता है? प्रिंसिपल अमाउंट। वो बड़े चालाक होते हैं, उन्हें अपना इंटरेस्ट प्यारा होता है रादर देन प्रिंसिपल अमाउंट। मालूम है प्रिंसिपल तो वैसे भी तुम्हारे एसेट्स को बेच के ले लेगा, बट तुमसे पहले क्या विड्रॉल करता है? वो इंटरेस्ट, ब्याज लेता है। कभी किसी की लोन स्टेटमेंट देखना बेटा, उसका आधा दो किसी में झलकता है, क्योंकि वो इंटरेस्ट का पहला अमाउंट भरता रहता है, प्रिंसिपल धीरे धीरे रिड्यूस होता है। हाँ वो तुम्हारे ना 20 के लिए हो चाहे 10 के लिए हो, वो तुम्हारे फाइनल पेपर तुम्हारे लिए रेडी नहीं होंगे। हाँ टाइम ड्यूरेशन कम हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट लिखना भाई, लास्ट शॉर्ट टर्म लोन। लास्ट है बेटा शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन का मतलब है भाई बहुत ही बेसिक है, सबने अपनी लाइफ में देखा होगा। कई बार किसी की फाइनेंशियल स्टेटस खराब होते हैं तो भाई साहब वो अपने एसेट्स को बैंक के पास क्या रख देता है? कोलेटरल रख देता है, गिरवी रख देता है, ऑन द बिहाफ ऑफ उसके क्या मिलता है बेटा? पैसा मिलता है। हाँ गोल्ड लोन भी कह सकती है, प्रॉपर्टी भी कह सकती है। मेरे को कैश की रिक्वायरमेंट है तो मैंने क्या करा? अपनी प्रॉपर्टी बैंक के पास रख दिया, तो वहां से मुझे फंड्स आ गया। लिखें बेटा शॉर्ट टर्म लोन क्या है? दीज आर गिवन एज अ पर्सनल लोन।
दीज आर गिवन एज अ पर्सनल लोन अगेंस्ट सम कोलेटरल सिक्योरिटी, अगेंस्ट सम क्या बेटा, कोलेटरल सिक्योरिटी। और सारी कहानी वही है कि पूरा इंटरेस्ट के ऊपर ही लोन चार्ज होता है, इंटरेस्ट के ऊपर जो अमाउंट दिया जाएगा पूरा ही लिया जाएगा और बोरोवर के अकाउंट में पैसा डाल दिया जाता है इसमें। यही एक अच्छी फायदा है कि भाई हमारे अकाउंट में ही पैसा आएगा क्योंकि वो मुझे जरूरत है। अब मैं कहाँ यूज करूंगा वो बैंक को बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पिछले सारे केसेस में बैंक के पास पूरी इंफॉर्मेशन मेरे पास होती है। चलिए अब मैं आता हूं, थोड़ी सी कहानी को आगे लेके चलता हूं। सभी बच्चे ध्यान देना, मैंने कमर्शियल बैंक के अभी तक 2 फंक्शंस कराए बच्चों। थोड़ा अपनी नोटबुक में तमीज से खोल के देखोगे ना तो सारे पॉइंट समझ आएंगे। बेटा सबसे पहले मैंने प्राइमरी फंक्शन बताया और दूसरा कौन सा बताया बच्चों, सेकेंडरी। प्राइमरी में मैंने मेन 2 बताए, एक उनका डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और दूसरा क्या था बेटा, लोन देना। और ये भी 3 तरीके का था और ये भी कितने का था, 3 का। अब मैं बात करता हूं बैंक के कुछ, कमर्शियल बैंक के कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन भी है जिसको मैं नोट नहीं कराऊंगा, केवल समझाऊंगा, केवल उसको समझना बेटा। 2-3 फंक्शन समझाता हूं। जैसे पहला फंक्शन शायद आपने सुना हो, बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। क्या होता है बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, कोई बच्चा मुझे बताएगा क्या होता है? वो किसको मिलती है? आम जनता को नहीं मिल सकती। करंट अकाउंट जो बिजनेसमैन होते हैं उन्हीं को मिलता है। और ओवरड्राफ्ट का मतलब ही है कि तुम्हारे अकाउंट में मान लो 10 रुपए पड़े हैं और बैंक वाला तुम्हें परमिशन दे रहा है, तुम रो मत यार, तुम कितने निकाल लो, 12। मतलब एक्सेस पैसा निकाल सकते हो, बट उसकी भी लिमिट कौन डिसाइड करता है? बैंक पहले से बोल देता भाई ऐसा भी नहीं है कि तेरे को कभी 20 की जरूरत आ जाए तो मेरे पास आ जाए, मैं तेरे को देने की लिमिट केवल कितनी रखता हूं, 12। तो एक्सेस लिमिट इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय द कमर्शियल बैंक। और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बेटा हर एक बंदे को नहीं मिलता। नहीं, क्रेडिट कार्ड अलग है बेटा, क्रेडिट कार्ड इज 100% डिफरेंट बेटा। क्रेडिट कार्ड नहीं है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में क्या होता है, आप पैसे को एक्स्ट्रा विड्रॉल कर सकते हो, बट ये रिलायबल एंड रिस्पेक्टेबल कस्टमर्स के लिए होता है, बैंकिंग ट्रांजेक्शन वालों के लिए होता है, आम जनता के लिए ये फैसिलिटी नहीं होता। एक हाँ ऑब्वियसली बैंक वाले बेटा फ्री में तो पानी भी ना पिलाएं, समझ रही है? बैंक वाले बड़े चतुर होते हैं, फ्री में कुछ नहीं करेंगे, सब कुछ चार्ज कर लेंगे आपसे। नेक्स्ट पॉइंट समझा रहा हूं केवल, डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। सुना है आपने क्या होता है? पहले स्टोरी सुनाओ। बिल ऑफ एक्सचेंज मालूम है? 11th क्लास में अकाउंट्स वाले सर ने बहुत हल्ला मचाया होगा। पढ़ के बता दूं? पढ़ना नहीं है। बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब नहीं मालूम? चल बता, बंसल की सुन लेते हैं भाई, सुना बेटा। और तेरे बिल पे ट्रस्ट क्यों करे? डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज क्या, मैं समझ गया। ठीक है, ये बेटा एक जनरल चीज है, आपने 11th क्लास में पढ़ा है, नेक्स्ट क्लास में दोबारा बताऊंगा। आज आपका काम केवल क्या था, क्रेडिट क्रिएशन, इंपोर्टेंट पार्ट। कमर्शियल बैंक के फंक्शन दोनों करा दिए मैंने, कौन कौन से, डिपॉजिट और क्या बेटा, लोन। सेकेंडरी फंक्शन रहता है वो कराऊंगा, और अगली क्लास में मनी भी कंप्लीट करा दूंगा, क्योंकि मनी बहुत छोटा सा पार्ट है, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो अगली क्लास में मनी एंड बैंकिंग हमारा पूरा हो जाएगा। राइट, सभी बच्चे अभी जाना नहीं है बेटा, 5 मिनट लो, फटाफट रिवाइज करो। और जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं कोई डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ जी बेटा।